हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं यूजीसी नेट का जो हम लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं मैराथन सीरीज, उसमें नेक्स्ट लेक्चर है ये लेक्चर 6। तो ये पार्ट 6 है, तो आप इसके पहले के भी लेक्चर देख सकते हैं और आगे भी हम बहुत सारे वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि अब नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आप तक पहुंच सके, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे कि ये गुम हो जाता है सब चीज़। तो बेल आइकन आप दबा दोगे और सब्सक्राइब करोगे तो तुरंत पहुंचेगा। और वैसे भी आप अगर लाइब्रेरी प्रोफेशनल हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ऐसे बहुत कम प्लेसेज है जहाँ लाइब्रेरी प्रोफेशनल जुड़ सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन मेनली प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन सर्विसेज इन इंडिया। तो ये आपने देखा था निस्केयर जो है ये कहाँ पे है, ये आपका दिल्ली में है। अब देखो, हु इज़ द ऑथर ऑफ सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग, जे कैसर। और देखो, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम इज फॉर सर्कुलेशन, ये आप याद कर लेना। अब देखो, मेन कंपोनेंट ऑफ कोपिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड अ स्पेसिफिकली डिजाइंड कैमरा, ये बस याद कर लो आप। तो ये हमने वैसे पहले भी डिस्कस किया है ये वाला पेज, लेकिन चलो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ जल्दी जल्दी। अब देखो, मैक्रो कोपिंग इज अ मेथड ऑफ मेकिंग हाउ मेनी कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्विकली एंड इकोनॉमिकली। तो इन स्मॉल नंबर में जो है अगर कॉपी किया जाता है तो उसको मैक्रो कोपिंग कहते हैं। अब देखो, टू मेथड्स ऑफ कोपिंग पॉपुलर दीज डेज, तो मैक्रो एंड माइक्रो कोपिंग आता है। अब देखो, डिजायरेबलनेस ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन रीडर एंड लाइब्रेरी मटेरियल वाज स्ट्रेस्ड बाय सैमुअल एस ग्रीन। तो ये आप पढ़ चुके हो, याद कर लो, ये वैसे इम्पॉर्टेंट है। दो कंजर्वेटिव लिबरल एंड मॉडर्न थियरीज ऑफ रेफरेंस सर्विसेज आर गिवन बाय जेम्स आई वायर। ठीक है जी। अब देखो, आंसरिंग टेक्निक, इंक्वायरीज, ये सब एंटीसिपेटरी सर्विसेज में आता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो, हाउ द यूज ऑफ लाइब्रेरी कैन बी मैक्सिमाइज, तो रेफरेंस सर्विस से कि आपको जो है कहीं भी आपको कोई डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो आप रेफरेंस सर्विस से जान सकते हैं। अब देखो, द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप वर्ड लिस्ट इज रेलेवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कीवर्ड इंडेक्सिंग में। स्टॉप वर्ड लिस्ट, स्टॉप वर्ड जो है कीवर्ड इंडेक्सिंग में होता है। और देखो, इंडेक्सिंग जो होता है ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी। तो व्हेन वाज द कंसेप्ट ऑफ सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस 1958 में, 1980s के आसपास कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसके बाद SDI जो है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, तो कंप्यूटराइज्ड हो गया। तो देखो, अब कंप्यूटर बेस्ड SDI जो है HP लुहान, मैंने पहले भी डिस्कस किया। अब इनिशिएशन प्रोग्राम टू न्यू यूजर वाज क्वाइंड बाय SR रंगनाथन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब ऑफ साइंस जो है, तो साइटेशन इंडेक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हाउ मेनी डिफरेंट फेजेज थ्रू विच SDI सिस्टम फंक्शन, 4 फेजेज में जो है SDI सिस्टम फंक्शन करता है। अब ट्रेड्स डे डॉक्यूमेंटेशन वाज ब्रॉट आउट बाय पॉल आउटलेट इन 1934। तो ये हो गया। अब देखो, क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड साइटेशन इंडेक्सिंग गोज टू E गारफील्ड, जो यूजीन गारफील्ड भी इसे कहते हैं। अब देखो, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से याद करते जाइए, और अगर आपको मन हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो, अब डिमांड थियरी फॉर बुक सेलेक्शन, डिमांड थियरी फॉर बुक सेलेक्शन ये किसने दिया है, तो LR मैकॉल्विन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड थियरी ऑफ बुक सेलेक्शन, LR मैकॉल्विन। अब देखो, फर्स्ट टाइम एफर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, पहली बार जो है डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, तो किसने एफर्ट डाला था, तो सयाजी राव गैकवाड 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में या फिर ऐसे भी 4 ऑप्शन देके पूछा जाता है। फर्स्ट टाइम एफर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, तो सयाजी राव गैकवाड 2। अब देखो, लाइब्रेरी एसोसिएशन इन UK इज़ नाउ द कंपोनेंट ऑफ किलिप, ये याद रखो। लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है UK का,
वैसे ही कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वर्ल्ड में कौन है, तो ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी सजाने को आता है, जो मैं आगे और डिस्कस करूँगा इसमें नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके इज नाउ पार्ट ऑफ केलिप, याद करना आप। अब देखो, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। जो एस.आर. रंगनाथन के भी जो इतना कोशिश किए थे, वो किस लिए किए थे कि पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो इंडिया में डेवलप किया जाए। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इससे रिलेट होता है। अब देखो, IASLIC वाज फाउंडेड इन 1955, ये बस याद करते जाओ आप। अब देखो, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, IASLIC ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए आता है, तो उसमें याद करना पड़ेगा आपको 1955 का है। अब देखो, लोटकाज लॉ, ये बिब्लियोमेट्रिक लॉ है। लोटकाज लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन बाय ऑथर इन गिवन फील्ड। कोई फील्ड में जो है ऑथर कोई है वो कितना पब्लिश किया है। मान लो कि जैसे इसेंशियल ऑयल जो होता है उसमें नीम का है, नीम इसेंशियल ऑयल, तो नीम इसेंशियल ऑयल पे कोई ऑथर है वो कितना पब्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन इसको कहते हैं कि एक ही टॉपिक पे आप कितना ज़्यादा पेपर पब्लिश किए हो, तो वो लोटकाज लॉ है। ये बिब्लियोमेट्रिक लॉ होता है। डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन, ये आपको टर्म याद करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन। तो ये बाय ऑथर इन गिवन फील्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये लोटकाज लॉ है। देखो, नंबर ऑफ स्टेट्स इनैक्टेड पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इंडिया में 10 है, ये आप याद कर लो। अब देखो, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज पब्लिश्ड इन 1931, और कौन ये दिए थे, S.R. रंगनाथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है, जैसे बुक्स आर फॉर यूज वाला जो है ये सब, और जो लास्ट में है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। बहुत बार आपको लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन कह देता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है जी। अब देखो, नैक का फुल फॉर्म पूछा जाता है बहुत बार, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक का फुल फॉर्म है। अब आगे चलते हैं। देखो, फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन USA सैमुअल स्वीट ग्रीन, इसी को सैमुअल एस ग्रीन भी कहते हैं। तो ये फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन USA। अगर कोई इंडिया में पूछता है तो कौन होंगे, S.R. रंगनाथन। अगर US में है तो सैमुअल एस ग्रीन। अब देखो, यूनियन लिस्ट, पेरियोडिकल्स अवेलेबल इन ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज, तो ये यूनियन लिस्ट हो गया। अब देखो, ये यूनियन लिस्ट लेजिस्लेचर वाला जो ये वो नहीं है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो कंकरेंट लिस्ट होता है वो वाला नहीं है। यूनियन लिस्ट जो होता है लाइब्रेरी में, वो लिस्ट बनता है जो किस लिए होता है, पेरियोडिकल्स अवेलेबल इन अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज। अब देखो, इन स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड जेनिथ मार्क्स फंडामेंटल लॉ। स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड्स आप पढ़ोगे तो उसमें जेनिथ जो है वो फंडामेंटल लॉज को डिफाइन करता है। अब देखो, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता जो है, ये आप पता होगा, ऑथराइज टू रिसीव बुक्स अंडर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट क्या है कि इसमें कोई भी नया जो बुक पब्लिश होता है वो 4 लाइब्रेरीज हैं इंडिया में, वहाँ पे जमा कराना पड़ता है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंदर। अब देखो, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट अमेंडमेंट इन 1956, ये आप याद कर सकते हो, जैसे 1857 के जस्ट 99 ईयर्स बाद। एंड न्यूज़पेपर एक्ट्स अमेंडेड, तो बुक्स एक्ट और न्यूज़पेपर एक्ट जो है अमेंड किया गया था 1956 में। अब देखो, जिप्स लॉ जो है, जो ये क्या डील करता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट। कोई मान लो कि आपका कोई टेक्स्ट है, तो उसमें कोई वर्ड कितने ज़्यादा बार अपीयर हुआ है ना, वो आपका जिप्स लॉ में आता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो, फ्रीक्वेंसी ऑकरेंस ऑफ वर्ड इन अ टेक्स्ट जिप्स लॉ में आता है। इधर एक और जो लॉ था, लोटकाज लॉ, वो क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन बाय ऑथर इन अ गिवन फील्ड, वो लोटकाज लॉ और ये जिप्स लॉ, ये पूछा जाता है तो आप याद रखना।
अब देखो जुबली प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये जुबली प्रोजेक्ट है। जुबली प्रोजेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, एसोसिएटेड विद इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज आपको पता ही है, जो ई सर्विसेज में आता है, ई जर्नल्स हो गया, ई मैगजीन्स हो गया, तो ये जुबली प्रोजेक्ट के अंदर आता है। अब देखो इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग पब्लिश्ड बाय AASL। ये एक पब्लिकेशन है, तो इसे कौन पब्लिश करता है? AASL, इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग पब्लिश्ड, पार्टनरशिप फॉर लर्निंग, यहाँ तक इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग जो है AASL पब्लिश करता है। ठीक है जी। अब 1974 जुरकोवस्की यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी फर्स्ट टाइम कौन यूज किया था? तो जुरकोवस्की, ये 1974 में, याद रखना पड़ेगा। अब देखो सुपर जेनेट क्या है? जेनेट जो है ना, तो देखो ये एक इंफॉर्मेशन हाईवे कह सकते हो, एक प्लेटफॉर्म कह लो या इंफॉर्मेशन हाईवे कह लो, जिससे आप कोलैबोरेटिव रिसर्च जो करते हैं ना, वो है। ठीक है जी। तो और ये यूके का है, तो इसको सुपर जेनेट क्या हो गया? तो यूके इंफॉर्मेशन हाईवे फॉर इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च, इसको जेनेट है, ये सुपर जेनेट, ये यूके का है, ये आप याद रखो, कंट्री आपको याद रखना चाहिए। अब देखो टू बी इंफॉर्मेशन लिटरेट अ पर्सन मस्ट बी एबल टू recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information। ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्टेटमेंट है कि इंफॉर्मेशन लिटरेट किसी पर्सन को कैसे मतलब कहा जा सकता है, कौन सा पर्सन है जो इंफॉर्मेशन लिटरेट है, मतलब इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो है वो किसको कहा जा सकता है? तो जब कोई पर्सन जो है सो उसको इन्फॉर्मेशन जो नीडेड है वो उसको वो खोज सके और उसके बाद लोकेट करके जो है इफ़ेक्टिवली उसे यूज कर सके, तो उसको इन्फॉर्मेशन लिटरेसी आप कह सकते हो। तो ये जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का डेफिनीशन है। अब देखो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इज कंसर्न्ड विथ सेलेक्शन फ्रॉम टू अपोजिट पोजीशंस। इसको सिमेंटिक डिफरेंशिएशन स्केल कहते हैं। ये किस चीज़ के साथ कंसर्न्ड होता है? तो सिलेक्शन फ्रॉम टू अपोजिट पोजीशंस। अब देखो स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है द प्रोविजन टू कलेक्ट लाइब्रेरी फंड थ्रू लैंड टैक्स। तो ये कहाँ के स्टेट लाइब्रेरी एक्ट में प्रोविज़न है? तो तमिलनाडु के स्टेट लाइब्रेरी एक्ट में है। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो इंसडॉक मर्ज्ड विथ निस्कॉम, तो ये निस्केयर बन गया। ये इम्पोर्टेंट है कि निस्केयर जो है किसको किसको मर्ज करके बना है, तो इंसडॉक और निस्कॉम को। ठीक है जी। अब देखो सिक्स्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है जेम्स आर रेटिक जो थे ये दिए थे, एवरी रीडर हीज हर फ्रीडम। तो एवरी रीडर हीज हर फ्रीडम आप याद कर सकते हो। जैसे फिफ्थ लॉ जो था वहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये कौन से दिए थे? 5 लॉ, एस आर रंगनाथन। अब इसके आगे छठा लॉ जो है ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एवरी रीडर हीज हर फ्रीडम। तो ये जो है सिक्स्थ लॉ जेम्स आर रेटिक जिसका दिया हुआ है। देखो फर्स्ट लाइब्रेरी नोटिस इन इंडिया, तो सरस्वती, फर्स्ट लाइब्रेरी जो नोटिस इन इंडिया जो था ये सरस्वती नाम था, ये हिस्ट्री में हमारे। अब देखो जर्नल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो है इसको के द्वारा किया जाता है, ISKO, जर्नल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। इंटरनेशनल जर्नल का जो क्लासिफिकेशन है वो इसको करता है, ISKO, याद कर लो। अब देखो IATLIS एसोसिएशन इन इंडिया अवार्ड्स टीचर्स इन लाइब्रेरी साइंसेज। देखो ऐसे इंडियन एसोसिएशन टीचर्स लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ऐसे याद कर लो। तो ये जो है सो टीचर्स इन लाइब्रेरी साइंसेज को अवार्ड करता है, IATLIS। अब देखो हेड क्वार्टर्स ऑफ SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में है, इम्पॉर्टेंट है। देखो
इसको याद करने का तरीका आप ऐसे कर सकते हो, वर्जीनिया से वर्जिन, वर्जिन लोग स्पेशल होते हैं, तो स्पेशल लाइब्रेरी एट अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया, जस्ट टेक इट एज अ जोक। ओके, अब देखो हेडक्वार्टर ऑफ SLA हो गया अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया, ये कहाँ है? USA में है। अब देखो UAP जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पब्लिश हुआ था 1931 में, ये समझ गए आप। अब लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट पब्लिकेशन जो है ये कौन देता है? लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी। ऐसे याद कर लो, टेक्नोलॉजी में कौन आगे है? तो अमेरिका, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी वही देता है सबको मोस्टली देखा जाए तो वो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है ये पब्लिकेशन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ये आपका लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है। अब देखो एबगीला जो है क्या है? ये एबगीला इज क्वार्टरली पब्लिकेशन ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एबगीला पूछा जाएगा कि किसका आपको पब्लिकेशन है, तो ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का पब्लिकेशन है और ये क्वार्टरली पब्लिश होता है। वैसे ही जो मैंने याद करा है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट वो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिश करता है और एबगीला जो है वो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिश करता है। अब देखो नेशनल लाइब्रेरी डे जो है कब सेलिब्रेट होता है? तो वो 12 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये आपको याद करना है, बस ऐसे याद कर लो कि 15 अगस्त से जस्ट 3 डेज पहले नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन 12 अगस्त। ठीक है जी। अब देखो वर्ल्ड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 1997-1998 ब्रॉट आउट बाय ILSU। ठीक है जी, आपको याद ही करना पड़ेगा। फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल जो है कौन इस्टेब्लिश किए थे? तो मेलविल डेवी। मेलविल डेवी और क्या किए हुए हैं? अगर किस चीज़ के लिए फेमस है तो ये DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल जो है सो इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, मेलविल डेवी। अब देखो यूनेस्को लॉन्च्ड यूनिसिस्ट प्रोग्राम इन 1967 में यूनिसिस्ट प्रोग्राम यूनेस्को लॉन्च किया था। ठीक है जी, ऐसे याद कर सकते हो। UN है यूनाइटेड नेशंस है ना, तो वो यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस, ऐसे आप याद कर सकते हो। मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बताया है कि यूनेस्को का जो है लाइब्रेरी में बहुत कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी। अब देखो एग्रीस जो है सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो स्पॉन्सर किया गया था FAO से। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मुझे तो यही लगता है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वही है FAO। आप भी एक बार चेक कर लेना, नहीं तो आप याद कर लो। 1975 में स्पॉन्सर्ड बाय FAO। अब देखो पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो पॉपिन, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लो, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क पॉपिन वाज एस्टेब्लिश्ड विद द सपोर्ट ऑफ यूनिसिस्ट। यूनिसिस्ट कौन लॉन्च किया था? तो यूनेस्को। पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क को पॉपिन कहते हैं। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग एक्सटेंशन सर्विस जो है ये 3rd लॉ के अंदर आता है। ऑर्गेनाइजिंग एक्सटेंशन सर्विसेज, तो ये 3rd लॉ के अंदर आता है। अब देखो जर्नल बाय DRTC, तो लाइब्रेरी साइंस विथ अ स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन। अब DRTC का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? बेंगलोर में 1962 में। रीडिंग ऑफ अनयूजफुल बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, तो ये 5th लॉ में आता है। 5th लॉ क्या था आपका? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म कब हो सकता है? जब आपके पुराने जो अनयूज्ड बुक्स हैं उसको हटाइए और नए नए जो डिमांड में बुक्स है उसको ऐड करते जाइए। ठीक है जी। इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश इन इंडिया एट JNU दिल्ली, ये आपको इम्पोर्टेंट है। इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर, तो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली का, वहाँ इस्टेब्लिश किया गया था।
अब FID फाउंडेड बाय पॉल आउटलेट एंड हेरिला फाउंटेन, ये आप याद कर लो, पॉल आउटलेट एंड हेरिला फाउंटेन जो है सो FID को फाउंड किए थे। अब देखो लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1910, याद कर लेना। और लाइब्रेरी साइंस के जो 5 लॉज थे वो 1931 में दिया गया था। अब देखो बोल्ड मॉडल इन रिसोर्स शेयरिंग सर्विसेज रिलेटेड टू टूल्स, याद करना पड़ेगा आपको। 2 और मोर इंस्टीट्यूशन वर्क टुगेदर टू शेयर रिसोर्स, इसको नेटवर्किंग सिस्टम कहते हैं। अब जैसे ये JNU वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद करना, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर जो है तो JNU में है, ठीक है जी। इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर, तो वही इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर में कैसे शेयर होता है, तो नेटवर्किंग सिस्टम के थ्रू शेयर होता है। अब देखो, द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर्मली नोन एज एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स, तो ASLIB का फुल फॉर्म जान लो आप, एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी, SLI है ना, तो उससे याद कर लो स्पेशल लाइब्रेरी है ना, एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स। तो ये एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पहले जो है ASLIB कहते थे, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अब प्रेजेंट में क्या नाम है, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये आप याद कर लो। अब W. Borden स्टार्टेड रिफ्रेशर कोर्स फॉर लाइब्रेरियंस इन बड़ौदा स्टेट इन 1911। देखो एक क्वेश्चन पहले था, देखो लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1910, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो गुजरात से स्टार्ट हुआ था, बड़ौदा स्टेट से, ठीक है। तो W. Borden स्टार्टेड द रिफ्रेशर कोर्स फॉर लाइब्रेरियंस इन बड़ौदा स्टेट इन 1911। हाँ, तो ये हमने जैसे पहले पढ़ा है कि भाई शिवाजी राव गायकवाड़ जो थे, गायकवाड़ थर्ड इन बड़ौदा फॉर इम्प्रूविंग स्टेट लाइब्रेरीज, कौन, तो W. Borden। देखो याद करने का तरीका ये है कि देखो ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि गायकवाड़ जो है सो बड़ौदा के तरफ के सुनने में लग रहे हैं, गायकवाड़ थर्ड, ये याद करना आप। और ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा W. Borden, ठीक है जी। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इज रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली टू गिव बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द कैटलॉगिंग। तो स्टैंडर्ड क्या है, तो इसको देखो, कैटलॉगिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, कि जो है स्टैंडर्ड के अनुसार कैटलॉग किया रहेगा, तो आपको दूसरे लाइब्रेरी वाले हो गए या दूसरे देश वाले वो समझ सकते हैं, या फ्यूचर में कोई अगर नया लाइब्रेरियन आता है तो वो आपका पुराना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो समझ सकता है, कौन कहाँ रखा हुआ है, कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो वो स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए कैटलॉगिंग। तो वो ISBD स्टैंडर्ड है। ISBD का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ISBD। तो ISBD जो है कभी कभी ये पूछता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये कैटलॉगिंग। अब देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल इन प्रोपाउंडिंग एंड डेवलपिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ISBD। तो ये IFL है। IFL के बारे में मैं और आगे बताऊंगा। तो ये ISBD जो है सो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन करता है, तो IFLA, ठीक है जी, ये आपको याद करना है। अब देखो चेन प्रोसीजर, चेन प्रोसीजर जो है डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो डॉक्टर SR रंगनाथन डिजाइंड द फॉलोइंग मेथड्स फॉर डिराइविंग सब्जेक्ट हेडिंग्स। तो चेन प्रोसीजर किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो सब्जेक्ट हेडिंग को डिराइव करने के लिए किया जाता है यूज। ये आपको याद करना है, सब्जेक्ट हेडिंग्स। और ये कौन किन्होंने डिराइव किया था, तो SR रंगनाथन। चेन प्रोसीजर ये पूछा जाता है बहुत बार। अब देखो, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग एट
प्री कोऑर्डिनेटेड इंडेक्सिंग क्या है? इट कोऑर्डिनेट्स द टर्म्स एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग इंडेक्स। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग इंडेक्स जो है, इट कोऑर्डिनेट्स द टर्म्स एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग इंडेक्स, तो उसको प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग कहते हैं। अब देखो CCF है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट का मीनिंग क्या होगा? देखो एक लाइब्रेरी जो है तो दूसरे लाइब्रेरी के साथ अगर कम्युनिकेट करती है तो वो आपको एक कम्युनिकेशन का फॉर्मेट हो, तभी वो कम्युनिकेशन ईजी होगा और अंडरस्टैंडेबल होगा, है ना। तो वही कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो है तो किसने डिज़ाइन किया था? तो वो यूनेस्को। तो CCF का फुल फॉर्म भी आप याद कर लो, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, और ये यूनेस्को द्वारा डिज़ाइन किया गया था। 9 पार्ट्स इन ईच फॉर्मेट ऑफ CCF, ठीक है जी। अब द रिकॉर्ड लेवल, देखो ये पूछा जाता है कभी कभी, द रिकॉर्ड लेवल ऑफ 24 कैरेक्टर्स इज इन CCF रिकॉर्ड फॉर्मेट। ये पूछा जाता है कि CCF जो है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, इसमें जो है आपका रिकॉर्ड लेवल जो है तो कितने कैरेक्टर्स में होता है। ये सुन के लगे कि ये नहीं पूछा जाता होगा, लेकिन आप उठा के देखना UGC का पेपर, ये सब पूछा जाता है, धड़ल्ले से पूछा जाता है इनफैक्ट। तो इसमें 24 कैरेक्टर्स होता है CCF में, 24 कैरेक्टर्स, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो ISO 2709 इज़ यूज इन द स्ट्रक्चर ऑफ CCF। तो स्ट्रक्चर ऑफ CCF में जो है ISO जो है 2709 जो है सो यूज होता है CCF के स्ट्रक्चर में। और इसमें कितने कैरेक्टर्स यूज होते हैं? तो 24, ठीक है जी। अब ये याद करना है तो आप 24 आवर्स के हिसाब से याद कर सकते हो, 24 घंटे होते हैं दिन में, वैसे ही 24 कैरेक्टर्स होते हैं। और उसके बाद ISO 2709 ये स्ट्रक्चर का नाम है CCF का, ठीक है जी। अब देखो 3 फैक्टर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मार्क 2। स्ट्रक्चर, कंटेंट्स और डिस्क्रिप्टर्स। स्ट्रक्चर, कंटेंट्स और डिस्क्रिप्टर, ये मार्क 2 में के 3 फैक्टर्स हैं। तो वो मार्क क्या है? तो जैसे आपने पहले देखा होगा कि कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन जो है तो कैटलॉग कार्ड्स बनता था। उसके बाद जो है ये जब कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ तो उसके बाद जो है ये कंप्यूटराइज कर दिया गया। तो उसमें मार्क आपने सुना होगा, मार्क 21 जैसे तो BLIS में आता भी है, कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन में BLIS वाले में मार्क 21 वगैरह। तो ये सब जो है सो आपका स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है एक तरह से आपको कैटलॉग को जो है डिजिटल फॉर्म में लिखने का। तो वही इसमें मार्क 2 जो था उसका स्ट्रक्चर जो है 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर, कंटेंट्स और डिस्क्रिप्टर्स। मार्क याद कर लो आप। अब देखो मार्क रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन सेक्शंस, द लीडर, द डायरेक्टरी और द वेरिएबल फील्ड। लीडर, डायरेक्टरी और द वेरिएबल फील्ड, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो 2 मेन काइंड्स ऑफ मेथड्स ऑफ इंडेक्सिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडेक्सिंग। जब आप इंडेक्सिंग में पढ़ोगे तो प्राइमरी सेकेंडरी इंडेक्सिंग आप पढ़ोगे, ये सिंपल चीज़ है सब, आगे जाके करोगे। और इंडेक्सिंग जो है सब सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। अब देखो द इंडेक्स एंट्रीज एंड रेफरेंसेज आर ब्रॉट टुगेदर इन प्रेसिस इंडेक्सिंग बाय इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रेसिस जो है तो UK लाइब्रेरी भी फॉलो करती है, उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। अब देखो ये मैच द फॉलोइंग का है। देखो तो मार्क फॉर्मेट LC CCF जो है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो था किसके द्वारा दिया गया था? तो यूनेस्को द्वारा। अब यूनीमार्क जो है, यूनीमार्क आपका IFLA द्वारा ये किया गया है इंट्रोड्यूस। यूनीमार्क तो IFLA। अब IFLA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ये होता है। तो उसके बाद आपका ये ISBD से रिलेटेड, ISBD जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन जो होता था, तो आपको क्या होता था वो IFLA का दिया गया है। और वो IFLA जो है सो यूनीमार्क आपका
यूज करता है। अब देखो रेफरेंस मैनुअल तो यूनिसिस्ट, तो ये आप याद कर लोगे। देखो इसका मैच द फॉलोइंग में मैं एक ट्रिक बताता हूँ एग्ज़ाम में कि आपको लगेगा कि यार ये टर्म्स जो है सो नहीं सुना हुआ है, तो उसमें जो जो आता है उसे मैच कर लो पहले, और उसके बाद जो है ऑप्शन पे ध्यान दो। कितने बार जो है ऑप्शन से जो है ना आप सही मैच कर लोगे देख के। तो एक भी अगर आपका आपको आता है, जैसे मान लो कि आपको CCA पता है कि यूनेस्को का है, ये सबसे सिंपल है, और यूनीमार्क जो है सो IFLA का है, तो ये दोनों देखो जिसमें है और उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। ठीक है जी। अब देखो एम ताओबे प्रोपाउंडेड विच टाइप ऑफ इंडेक्सिंग इन 1950, तो ये यूनिटर्म इंडेक्सिंग, यूनिटर्म इंडेक्सिंग जो है सो एम ताओबे का जो है प्रोपाउंड किया गया 1950 में। अब देखो हु सेड दैट इंफॉर्मेशन इज बोथ अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, इंफॉर्मेशन जो है सो एक प्रोडक्ट भी है जिसका आप ट्रेड करते हो। अगर आप देखोगे तो अभी का पूरा जो सोसाइटी चल रहा है हमारा, वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी चल रहा है, जिसमें देख लो गूगल हो गया, फिर ChatGPT से लेके जितने भी जो कंपनीज हैं और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी में डील कर रही है। जो इंफॉर्मेशन का जो है, जिसमें पेटेंट्स हो गया, जर्नल्स हो गया, ये सारे किस्में के पार्ट हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी के। तो इंफॉर्मेशन जो है सो एक प्रोडक्ट भी है और प्रोसेस भी है, ये जे मार्टिन का कहा गया है। ठीक है जी, ये इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट्स आता है। अब देखो द इंटरपोज्ड ऑपरेटर्स इन प्रीसिस आर रिप्रेजेंटेड बाय रोमन स्मॉल्स, याद करना पड़ेगा आपको। जब आप अगर प्रेसिस के बारे में पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा कि इंटरपोज्ड ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको रोमन स्मॉल से डिनोट किया जाता है। अब देखो हु डेवलप्ड कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, तो एम ताओबे, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। एम ताओबे का एक देखो प्रोपाउंडेड सिस्टम तो यूनिटर्म इंडेक्सिंग, तो वैसे ही वो कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग जो है तो एम ताओबे। अब देखो प्रेसिस इंडेक्सिंग जो है तो डेरिक ऑस्टिन, को डी ऑस्टिन भी कहते हैं, तो डेरिक ऑस्टिन जो है तो प्रेसिस इंडेक्सिंग का जो है ये एक तरह से रचयिता कह सकते हो, इन्होंने ही बनाया है। डेरिक ऑस्टिन प्रेसिस इंडेक्सिंग सिस्टम जो है वो। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो है SLSH, ये आपको फुल फॉर्म में पूछा जाता है कितने बार। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स इज मेनली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी, तो स्मॉल लाइब्रेरी में सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। स्मॉल लाइब्रेरीज में कौन आ जाते हैं, जैसे स्कूल लाइब्रेरी हो गया या फिर स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी हो गया, मानो कि ONGC में है, तो ये सब उतना बड़ा लाइब्रेरी नहीं होगा, जो उनके काम का जो बुक्स है वही होगा। ठीक है जी। तो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स जो है मेनली यूज्ड इन स्मॉल लाइब्रेरी। अब देखो मिसिंग लिंक इन चेन प्रोसीजर इज द लिंक ऑन विच देयर इज नो नंबर। मिसिंग लिंक इन चेन प्रोसीजर द लिंक ऑन विच देयर इज नो नंबर। अब देखो द फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज टू अचीव हेल्पफुल सीक्वेंस। फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है उसका क्या है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का, तो हेल्पफुल सीक्वेंस बनाना, कि आपका जो है क्लासिफाई किया गया हुआ हो। तो जैसे हेल्पफुल सीक्वेंस आप कैसे कह सकते हो, तो क्लासिफिकेशन जैसे आपने पढ़ा होगा डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन, फिर UDC होता है। तो इसमें जो है आपका, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ अगर बोला गया है कि मान लो डिक्शनरी, मतलब हिंदी डिक्शनरी, तो या फिर हिंदी डिक्शनरी ऑफ इंडिया, तो उसमें आप देखे हो कि सीक्वेंस का किया जाता है। जैसे डिक्शनरी का आपका देखा जाता है, फिर मतलब कंट्री का देखा जाता है, फिर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड है, हिंदी है तो वो देखा जाता है, उसके बाद जो है एक क्लासीफाई किया जाता है नंबर, है ना, डेसिमल के साथ। तो वो जो है हेल्पफुल सीक्वेंस प्रदान करता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब देखो अकॉर्डिंग टू विच कोड ईच इंडिविजुअल एलिमेंट इज इनक्लोज
बाय सर्कुलर ब्रैकेट। तो AACR1 में ईच इंडिविजुअल एलिमेंट को जो है सर्कुलर ब्रैकेट से रखा जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू विच कोड। तो AACR1, अब जो है इसके बाद आया था AACR2 भी आया था। ये आपका MLIS में पढ़ना भी हो, आपने अगर पढ़ा हो तो अकॉर्डिंग टू विच कोड ईच इंडिविजुअल एलिमेंट इज इनक्लोज बाय सर्कुलर ब्रैकेट। इस पे आप फोकस करना, सर्कुलर ब्रैकेट। तो AACR1। अब देखो, नेम कैटलॉग इज अ वेरिएंट ऑफ कार्ड कैटलॉग। जो कैटलॉग कार्ड्स बनते हैं उसी का एक वेरिएंट है नेम कैटलॉग। ठीक है जी। अब देखो व्हाट इज, जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे कैटलॉगिंग किया जाता है तो उसमें ऑथर का बनता है, सब्जेक्ट का बनता है, टाइटल का बनता है, सेकंड ऑथर का हो गया, ये सब टाइप से। तो उसी में जो है नेम कैटलॉग जो है सो एक कार्ड कैटलॉग का एक वेरिएंट हो गया। अब देखो व्हाट इज कॉल्ड द सम ऑफ ऑल द एरियाज एंड एलिमेंट्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई और रिट्रीव एनी डॉक्यूमेंट और अ पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट। तो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। देखो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड का मान लो क्या डिफरेंस है। व्हाट इज कॉल्ड द सम ऑफ ऑल द एरियाज एंड एलिमेंट्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई और रिट्रीव एनी डॉक्यूमेंट और अ पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट। तो कोई भी जो है, देखो बिब्लियोग्राफी किसको कहते हैं बेसिकली। तो बिब्लियोग्राफी ये हुआ कि आपको जो है सो कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो उसका बिब्लियोग्राफी लिखा जाएगा। तो बिब्लियोग्राफी में क्या आता है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसको इस तरह से रिकॉर्ड बनाया जाता है कि उसको रिट्रीव किया जा सके जल्दी देख के, है ना। तो ये सब बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स के अंदर आ जाता है। अब देखो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड में बी व्यूड एज अ पैकेज ऑफ डेटा। देखो अगर कोई इसमें से समझ में आपको नहीं आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक को अगर 5-5 मिनट एक्सप्लेन करूँ। तो सोच रहे हो अगर 2000 क्वेश्चन है, 3000 क्वेश्चन है, तो इसी में आपका महीना बीत जाएगा। ये मैराथन क्लास जो है ईयरली मैराथन क्लास चलेगा 45-50 घंटे का। ठीक है जी। अब देखो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड में भी व्यूज एज अ पैकेज ऑफ डेटा। ये डेटा किस चीज़ का है, ये इंफॉर्मेशन है किसी डॉक्यूमेंट का जो आपको एक तरह से इंडिकेट करता है कि ये डॉक्यूमेंट किस बारे में है और उसको रिट्रीव कर सकते हो। अब देखो वेयर ट्रेसिंग इज रेंडर्ड इन CCC ऑन द बुक ऑफ मेन एंट्री। देखो हु डेवलप्ड चैन इंडेक्सिंग। चैन इंडेक्सिंग जो है एस.आर. रंगनाथन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। एस.आर. रंगनाथन का ही जो है दिया हुआ है चैन इंडेक्सिंग और 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज। और कब दिया गया था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज, तो 1931 में। ये आप याद कर लेना 5 लॉ। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल विल बी रेंडर्ड अकॉर्डिंग टू CCC। तो CCC के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ, ये क्लासिफिकेशन है, कॉलम क्लासिफिकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को कैसे लिखा जाएगा उसमें, तो वेस्ट बंगाल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऐसे लिख के इसे बंद कर दिया जाएगा ऐसे राउंड ब्रैकेट में। ठीक है जी। ये आता है कभी कभी एग्जाम में कि 3-4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सा सही है CCC के अनुसार। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो पहले जो देखो प्लेस लिख दिया जाएगा वेस्ट बंगाल, फिर कॉमा, उसके बाद एजुकेशन और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ। अब देखो इफ़ देयर आर 4 ऑथर्स ऑफ अ बुक देन द मेन एंट्री अकॉर्डिंग टू AACR2 विल बी रेंडर्ड अंडर टाइटल। अगर 4-4 ऑथर है, इतने ज़्यादा ऑथर्स हैं, तो वो AACR2 के अंदर जो है तो टाइटल एंट्री किया जाएगा उसका। अब देखो 2 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज फॉर्मेट्स, इंटरनल एंड इंटरचेंज फॉर्मेट। याद कर लो आप, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो कैटलॉगिंग कोड
बेस्ड ऑन ICCP। तो AACR1 जो है वो ICCP के अनुसार जो है कैटलॉगिंग कोड के अनुसार पे बेस्ड है। तो ICCP जो है कैटलॉगिंग कोड है, उसके पे बेसिस करके जो किया गया है वो AACR1 है। अब देखो, व्हाट मे बी टर्म्ड एज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। अब देखो, ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था। इंटरनेशनल लेवल पे बिब्लियोग्राफी जो बनाया गया वो था रिकॉर्ड। तो ये ISBD जो है ये किसके IFLA द्वारा बनाया गया था, IFLA द्वारा। ISBD का फुल फॉर्म आप जान सकते हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। अब देखो, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ये ISBD का मैंने लिखा है कि और एक्सप्लेन किया था, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कैटलॉगिंग्स। जो कैटलॉग्स है उसका इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट है ये, ठीक है, जिससे एक्सचेंज कर सकते हो आप कैटलॉग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। अब देखो, ISSN का क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ISSN। ये आप देखोगे कैटलॉग आप बनाते रहोगे तो ISBD, ISSN ये सब नंबर वगैरह दिया रहता था, वहाँ से है ये। ISSN है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। अब देखो, AACR2 कोड जो है, अभी हमने पढ़ा था AACR1, देखो कैटलॉगिंग कोड बेस्ड ऑन ICCP, तो ये AACR1 था। अब देखो, AACR2 कोड है द प्रोविजन फॉर गिविंग प्लेस एंड नेम ऑफ पब्लिशर। ये आपका AACR1 में नहीं होगा, इसका मतलब ये AACR2 में होगा। तो इसमें जो है प्रोविज़न दिया गया है, प्लेस और नेम ऑफ पब्लिशर भी आप लिख सकते हो। अब देखो, डिक्शनरी कैटलॉग कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एंट्रीज इन वन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो डिक्शनरी कैटलॉग जो होगा उसमें ऑल टाइप ऑफ एंट्री जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा, इसलिए इसको डिक्शनरी कैटलॉग कहा गया है। अब देखो, KWIC जो इंडेक्सिंग सिस्टम है ये इम्पॉर्टेंट है, HP लुहान द्वारा दिया गया था। अब देखो, पब्लिशर्स ऑफ ईयर बुक ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है तो यूनाइटेड नेशंस पब्लिश करता है। ईयर बुक ऑफ ऑन ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लो आप। द रोल ऑपरेटर 0 इज मेंट फॉर व्हाट इन प्रेसिस, तो 0 से एक्शन। अब देखो, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, मेनली यूज फॉर स्मॉल एंड मीडियम लाइब्रेरीज। अब देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉल नंबर। कॉल नंबर आपको याद रहा होगा, जो हम लोग जैसे कैटलॉग बनाते थे तो यहाँ पे जो लिखा जाता था पेंसिल से, जो लिखा जाता था यहाँ पेंसिल से 3 नंबर का 8, 2, 6 ऐसे मान लो करके, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉल नंबर, तो ये 3 होता है, ये याद कर लो आप। अब देखो, कीवर्ड इंडेक्सिंग जो है ये मैच द फॉलोइंग का है। कीवर्ड इंडेक्सिंग किसने दिया है, तो HP लुहान ने दिया है। साइटेशन इंडेक्सिंग E गारफील्ड आपको याद होगा। अब यूनिटर्म इंडेक्सिंग जो है सो M ताओबे, ये भी मैंने बताया है। अब SLIC इंडेक्सिंग जो है JR शार्प, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग मैंने एक जगह लिख दिया है सबको कि आप याद कर सको। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। कीवर्ड इंडेक्सिंग जो है, कीवर्ड इंडेक्सिंग आपको मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है, HP लुहान। साइटेशन इंडेक्सिंग E गारफील्ड, यूजीन गारफील्ड जिनका फुल फॉर्म नाम है। यूनिटर्म इंडेक्सिंग M ताओबे, ये भी मैंने बताया। SLIC इंडेक्सिंग ये एक नया इस टॉपिक्स में ऐड हुआ। SLIC इंडेक्सिंग जो है तो JR शार्प। अब देखो, थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है उसको एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एज IS 1553 से 1960 जो है तो ये क्या है, तो लाइब्रेरी बिल्डिंग का है। अब देखो, रिसोर्स शेयरिंग जो हो गया सो फार्मिंगटन प्लान के अंदर है। अब TEI जो है मेटा डेटा फॉर्मेट है, ये
इम्पॉर्टेंट है, मेटा डेटा से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो TEI जो है सो आपका मेटा डेटा फॉर्मेट है। तो ये एक नया चीज़ आपको सीखने को मिला, ये नया चीज़ सीखने को मिला, ये नया चीज़। तो फिर से मैं रिवाइज करा दूँ, थियरी ऑफ नॉलेज जो है उसको एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं। अब IS जो है ये स्टैंडर्ड है, ये लाइब्रेरी बिल्डिंग का स्टैंडर्ड है। IS 1553 से 1960 की लाइब्रेरी बिल्डिंग जो है वो कैसा होना चाहिए। अब रिसोर्स शेयरिंग जो है फार्मिंगटन प्लान के अंदर हुआ था। TEI जो है ये मेटा डेटा का फॉर्मेट है। अब देखो फिर एक दूसरा मैच द फॉलोइंग करते हैं। CA कटर जो है वो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के लिए नाम है इनका। HE ब्लिस जो है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। CA कटर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, HE ब्लिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। JD ब्राउन जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, और पॉल आउटलेट और हेनरी लेफोंटेन जो है ये यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन। अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हो, तो मैंने एक तरीका निकाला था। देखो CA कटर, तो कटर है, कोई चीज़ को काट दोगे तो वो मतलब एक्सपैंड हो जाएगा, तो ये एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। HE ब्लिस जो है सो ब्लिस BL से याद कर सकते हो, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन HE ब्लिस। अब देखो JD ब्राउन, तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये मैंने पहले बताया है और ये इजी है, आपको याद हो जाएगा। JD ब्राउन जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, और यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन का भी आपको याद होगा, पॉल आउटलेट एंड हेनरी लेफोंटेन। अब देखो एलिमेंट्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कौन दिए हैं, तो SR रंगनाथन। अब लिटिल साइंस बिग साइंस, ये भी मैच द फॉलोइंग से ही है, इम्पॉर्टेंट है। एलिमेंट्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन तो SR रंगनाथन द्वारा दिया गया है। अब लिटिल साइंस बिग साइंस, तो ये DJ डेसोला प्राइस। अब डॉक्यूमेंटेशन जो है SC ब्रैडफोर्ड जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। अब सब्जेक्ट अप्रोच टू इंफॉर्मेशन DJ फॉस्केट, सब्जेक्ट अप्रोच टू इंफॉर्मेशन DJ फॉस्केट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब देखो ये आप मन है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं पानी पी लेता हूँ। फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन SR रंगनाथन। लिटिल साइंस बिग साइंस, तो DJ डेसोला प्राइस। डॉक्यूमेंटेशन SC ब्रैडफोर्ड से रिलेटेड है। अब देखो सब्जेक्ट अप्रोच टू इंफॉर्मेशन DJ फॉस्केट। अब देखो एशियन रिकॉर्डर जो है तो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ देवानंद। ये ऐसे है कि ये भी मैच द फॉलोइंग से है। तो अब देखो, अब जैसे ऑब्जेक्टिविटी ऑफ देवानंद जो है किस में होगा, तो ये एशियन रिकॉर्डर में होगा। अब देखो जैसे लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम्स ऑफ जर्नल, तो किस में होगा, यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स में होगा ये, लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम्स ऑफ जर्नल्स। अब देखो अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स जो है आप कहाँ चेक करोगे, तो बुक्स इन प्रिंट, ये आपका ट्रेड बिब्लियोग्राफी में भी आता है। अब देखो सोशल साइंस इंडेक्स जो है आर्टिकल्स ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन, अगर आपको सर्च करना है तो वो सोशल साइंस इंडेक्स में आएगा आपको। अब देखो CA कटर जो है वो सिंथेटिक कैटलॉगिंग, कैसर कंक्रीट एंड प्रोसेस, JR शार्प सेलेक्टिव लिस्टिंग, DJ कोड्स थिंग पार्ट मटेरियल एक्शन, ये भी मैच द फॉलोइंग में है। तो ये सब आपको मन हो तो याद करो, नहीं मन हो छोड़ दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि कितना याद करोगे। अब देखो क्लासिफिकेशन जो है, देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद कर लो। मैच द फॉलोइंग जो है क्लासिफिकेशन, UDC जो है क्लासिफिकेशन का टाइप है, और क्या क्या होता है, जैसे DV डेसिमल क्लासिफिकेशन और CC जो होता है कोलोन क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन के टाइप। अब AACR जो है ये
किस चीज़ का फॉर्मेट है, तो कैटलॉगिंग का फॉर्मेट है। अब LCSS जो हमने पढ़ा था ये सब्जेक्ट हेडिंग से रिलेटेड है, और लीसा जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है जी। लीसा का फुल फॉर्म भी देखोगे तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो ये मैथ द फॉलोइंग। तो इसमें अगर आपको 2 याद है, मान लो ये UDC पता है, कैटलॉगिंग वाला पता है, और LCSS अगर नहीं भी पता है, ये पता है, तो आप ऐसे कर सकते थे। ऑप्शन एलिमिनेट करके मोस्टली बनाया जाता है। अब देखो मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑपरेशंस एंड सर्विसेज, तो इवैल्यूएशन, प्रिपरेशन ऑफ टू डू लिस्ट। देखो अभी बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो उसका हो सकता है कि आवाज़ आए, तो जस्ट इग्नोर। तो अब मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑपरेशंस एंड सर्विसेज जो है ये इवैल्यूएशन में आता है। प्रिपरेशन ऑफ टू डू लिस्ट किसके लिए आता है, तो टाइम मैनेजमेंट, टू डू लिस्ट से होगा। अब परफॉर्मेशन गाइडेंस जो है, परफॉर्मेंस गाइडेंस जो है वो क्या हो गया, तो स्टैंडर्ड्स में आता है कि आपको स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि ऐसा स्टैंडर्ड आप मेंटेन करते हो तो आपका परफॉर्मेंस सही रहेगा। और देखो री इन्फोर्स द स्पाइंस ऑफ द बुक्स, तो ये किस में आएगा, प्रिजर्वेशन में आएगा। अब देखो वॉल पिक्चर प्रिंसिपल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फेसेट सीक्वेंस, ये याद कर लो, फेसेट सीक्वेंस में आता है। ये सब आप जब मैं और भी लेक्चर्स लाऊंगा तो ये सबको जो है डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो ऑरिजिन, अब यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन जो है सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले इसमें रखे हैं। तो देखो इन ऑर्डर ऑफ ओरिजिन जो है तो क्या क्या आएगा, तो एरिक, मार्क, OCLC, मेडलाइन, ये क्रोनोलॉजिकली है। पहले एरिक आया, फिर मार्क आया, फिर OCLC आया, फिर मेडलाइन आया, ये लास्ट में आता है। तो ये याद कर लो कि एरिक पहले है, मेडलाइन लास्ट में है। एरिक के बाद मार्क आया, उसके बाद OCLC है ना, उसके बाद मेडलाइन। इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज, देखो इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ये भी क्रोनोलॉजिकली है। देखो पहले आया 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फिर आया कोलोन क्लासिफिकेशन, फिर क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो CCC होता है, और उसके बाद प्रोलेजिना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये सब अगर याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि देखो अच्छा लगे बुरा लगे बस ये क्वेश्चंस आते हैं UGC नेट में। आप पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आते हैं। आप जो भी वीडियो लेक्चर्स देखोगे लाइब्रेरी से रिलेटेड यूट्यूब पे, उसमें देखोगे कि एक बस डेफिनेशन वो लोग बता देते हैं, 2 डेफिनेशन बता देंगे, 3 डेफिनेशन बता देंगे, वो उसी में 1 घंटे निकाल देते हैं। तो मैं वैसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो मेरा एम है। अब देखो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एक बार बता दूँ और आपने देख लिया और हो गया। इन वीडियोज़ को आपको जो है बार बार देखते रहो। आप वीडियो को 10 बार देख जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 10 बार देख जाओ, आपके 2000 क्वेश्चंस ऐसे ही हो गए ये। और ये पता है UGC जो है कुछ टाइम में जो है ना NVS KVS वगैरह सबका स्टैंडर्ड जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है। और तो आप अगर ये सब लेक्चर्स देखोगे, ये सब क्वेश्चंस देखोगे, तो आपका जो है NVS हो गया, स्टेट लाइब्रेरियन वाला हो गया, फिर ये सब का DSSP वाले लाइब्रेरियन हो गया, ये सब में जो है आराम से आप बना सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि IIT का तैयारी करोगे तो AIEEE जो पहले होता था NIT में एडमिशन तो मिल ही जाता है, ठीक है, वही उस अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मैं इतना अगर 3000 क्वेश्चन करा दूँ तो ये है कि कोई मतलब किसी को 100% कैसे याद हो सकता है, लेकिन आप अगर 50% भी इसका ग्रास्प कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन, ये आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ भी दो लेकिन ये याद कर लो। स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन, तो DDC जो था पहले DDC आया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे फिर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन आया, फिर आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC आया, उसके बाद लास्ट में जो है सो कोलोन क्लासिफिकेशन आया, ये 4th नंबर पे।
फिर से मैं रिवाइज करा दूँ, पहले डीडीसी आया, डीडीसी के बाद जो है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, उसके बाद जो है यूडीसी जो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, लास्ट में आया कोलोन क्लासिफिकेशन जिसको सीसी भी कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और चलो आपको रिवाइज करा ही देता हूँ। डीडीसी, फिर एक्सपेंसिव, फिर यूडीसी, फिर सीसी। अब देखो, प्रिंसिपल्स एंड कैनन्स अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स एज एनंसिएटेड बाय डॉक्टर रंगनाथन। अब देखो, जनरल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, ये इसी का है, प्रिंसिपल्स एंड कैनन्स अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स एज इनंसिएटेड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो देखो, जनरल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग। यही सब न था जो इस समय जैसे पिछला क्वेश्चन सब आ रहा था। तो ये किस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल्स एंड कैनन्स अकॉर्डिंग टू लेवल्स ऑफ इनंसिएशन भाई एस आर रंगनाथन का दिया हुआ है। तो इसमें जनरल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग। देखो, ये मैंने दे दी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इससे एक भी अगर दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग में कि जैसे जनरल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, ठीक है जी, और कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग या प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, और एक तरफ दिया हुआ है एस आर रंगनाथन, तो आप मिला सकते हो मैच द फॉलोइंग। इसलिए आप सोच रहे हो कि मैं कोई क्वेश्चन में 3-4 बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वर्ड्स पे एम्फेसाइज करता हूँ कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए कि एग्ज़ाम में आता है वैसा, तो आप वो एक स्ट्राइक करे कि अच्छा हाँ ये तो सुना हुआ लग रहा है। अब देखो, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ देयर डेवलपमेंट, तो मार्क हो गया ISBT, CCF और FRBR, ठीक है जी। मार्क ISBT इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक वाला जो था, अब CCF जो है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, अब FRBR, ठीक है जी। तो ये आपको याद करना है। देखो, ये सिंपल आपको याद करने का मैं ये तरीका बता देता हूँ। देखो, मार्क 2 जो है वो बाद में आया था, है ना। अब देखो, मार्क 1, फिर उसके बाद ही मार्क 2 आएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो मार्क, फिर ISBT, फिर CCF और FRBR। अब देखो वैसे ही है। अब देखो, CCF, मार्क 2, ISBT, CC। इसमें कुछ गलती लग रहा है क्योंकि ISBT जो है सो आपको CCF से पहले आया था, ये आप छोड़ दो, इससे भूल जाओ, ठीक है जी। अब देखो, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मार्क, ISBT, CCF और RDA, ठीक है जी। ये देखो, आप जो सिंपली ये याद कर लो ना, देखो 2-3 चीज़ आपको याद रखना है, तो ये क्रोनोलॉजिकल वाला आपका बन जाता है, ठीक है जी। पहले आप याद कर लो कि CCF जो था वो बाद में आया था ISBT और मार्क के, ठीक है। तो CCF हमेशा बाद में रखना। अब मार्क जो था वो सबसे पहले आया और उसके बाद ISBT आया, तो ये तीनों आप अगर कर लेते हो अरेंज, तो वो चौथा ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है। तो ये जो है आप क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस दिया होगा उससे भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो, क्लासिफिकेशन स्कीम्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन, तो DDC, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, LC, UDC और कोलन क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। ये आप याद कर लेना, DDC, LC, UDC और CC। अब देखो, द कनेक्टिंग सिंबल्स यूज फॉर सुपर इम्पोजिशन डिवाइस इन CC 6th एडिशन, तो हाइफन। कनेक्टिंग सिंबल यूज फॉर सुपर इम्पोजिशन डिवाइस इन CC कोलोन क्लासिफिकेशन में सुपर इम्पोजिशन के लिए हाइफन यूज किया जाता है। अब देखो, द कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स इन मार्क आर अवेलेबल इन वेरिएबल फील्ड्स, ये याद करना पड़ेगा आपको। अब देखो, इनपुट सेंटर ऑफ INIS जो है, INIS किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। N आ गया, मान लो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है।
तो ये बार्क जो है वहाँ से इनपुट सेंटर होता है इसका, जो भी डेटा वगैरह जाता है। बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है ये? ट्रॉम्बे में जो है, महाराष्ट्र। अब देखो, द प्रोविजन ऑफ फेज रिलेशन इन DDC was made available from 11th edition. Phase relation in DDC was made available from 11th edition. अब देखो, पैसिव डॉक्यूमेंटेशन जो है ये क्या है? डॉक्यूमेंटेशन सर्विस है। पैसिव डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन सर्विस में होता है, पैसिव डॉक्यूमेंटेशन। अब एक्टिव डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन वर्क। अब देखो, ये फिर से उसी टाइप का है, मैच द फॉलोइंग है। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसलिए आप ध्यान से सुनो। CA कटर जो मैंने बताया था, कैसे याद कराया था मैंने कि कोई चीज़ को आप काट दो यहाँ से बीच से तो एक्सपैंड हो जाएगा, तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक कि इससे कुछ लेना देना है। तो CA कटर को एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन से आप मैच द फॉलोइंग करोगे। अब JD ब्राउन, आप मैंने बताया था सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन JD ब्राउन है। SR रंगनाथन जो है कोलोन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, CC जिसको कहते हैं। अब HE ब्लेस, तो क्या मैंने बताया था? B और B, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन HE ब्लेस। अब देखो, यूजर ओरिएंटेशन जो है ये रेफरेंस सर्विस का पार्ट है। इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग जो है डाइजेस्ट सर्विस है। डाइजेस्ट सर्विसेज क्या होता है कि जैसे न्यूज़ डाइजेस्ट आपने सुना होगा कि कोई न्यूज़ है तो उसमें से रीपैकेज करके लोगों को जो है भेजा जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग जो हुआ तो डाइजेस्ट सर्विसेज के अंदर हुआ। अब देखो, ट्रांसलेशन क्या हुआ? सपोर्ट सर्विस के अंदर हुआ। इंडेक्सिंग क्या होता है? तो बिब्लियोग्राफिक सर्विस के अंदर आता है। अब देखो, कार्डेक्स इज एडॉप्टेड इन लाइब्रेरीज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ न्यूज क्लिपिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कार्डेक्स इज एडॉप्टेड इन लाइब्रेरीज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ न्यूज क्लिपिंग्स। न्यूज क्लिपिंग्स जो है उसके रिकॉर्डिंग के लिए आपको कार्डेक्स जो है वो यूज किया जाता है। चैन इंडेक्सिंग SR रंगनाथन, पता है आपको। रिलेशनल इंडेक्सिंग JEL फैराडेन। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग CA कटर, प्रेसिस, डेरेक ऑस्टिन। ये मैच द फॉलोइंग आप याद कर लो, माने तो स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। अब देखो, इंडेक्सिंग सिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन। प्रेस, देखो तो ये याद कर लो। चेन इंडेक्सिंग प्रेसिस, पॉप्सी एंड KWIC। KWIC लेटेस्ट वाला था, ऐसे याद कर सकते हो। देखो, तो चेन इंडेक्सिंग जो है ऐसे याद कर लो। SR रंगनाथन बहुत पहले थे ना, तो SR रंगनाथन द्वारा जो है चेन इंडेक्सिंग दिया गया था, तो वो ऑब्वियसली बहुत पहले आएगा। क्योंकि देखो, जैसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि SR रंगनाथन कितने पुराने थे, 1931 में वो दिए थे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी से। तो इसलिए चेन इंडेक्सिंग जब SR रंगनाथन जी ने डेवलप किया तो ऑब्वियस सी बात है बहुत पुराना होगा। ये इंडेक्सिंग के टेक्निक्स हैं। तो चेन इंडेक्सिंग हो गया पहले, फिर प्रेसिस यूज किया गया था, फिर आया पॉप्सी, अब उसके बाद KWIC वाला जो फॉर्मेट है वो अभी यूज होता है। अब देखो, बिब्लियोग्राफी इज अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ ओरिजिन। डेट ऑफ ओरिजिन, तो देखो, बुक्स इन प्रिंट, ट्रेड बिब्लियोग्राफी होता है ये। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी और क्यूमुलेटिव बुक्स इन इंडिया। तो ये भी जो है तो आपका जो है ऐसे सजाया गया है डेट के अनुसार। पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, मतलब क्रोनोलॉजिकली इसको कहते हैं। तो बुक्स इन प्रिंट जो है ये बहुत पहले से है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी का भी पार्ट है। तो बुक्स इन प्रिंट हो गया, उसके बाद ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी हो गया, उसके बाद जो है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, उसके बाद क्यूमुलेटिव बुक्स इंडेक्स। अब देखो, फर्स्ट प्रिंटेड वर्क्स इज कॉल्ड इनक्यूनेबुला। याद कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है। ये सब टर्म्स जो है ना, जो थोड़ा अलग हटके टर्म्स रहता है ना, ये सब जो है ज़्यादा पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर। तो फर्स्ट प्रिंटेड वर्क्स आर कॉल्ड इनक्यूनेबुला,
ठीक है जी। अब देखो एम्प्टिंग डिवाइस इज यूज्ड इन सीसी टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। द क्लासेस बिलोंगिंग टू सेम एरे आर सेड टू बी सब ऑर्डिनेटेड क्लास। सेम एरे अगर कोई यूज कर रहा है तो उसको सब ऑर्डिनेटेड क्लास कहते हैं। देखो बहुत चीज़ ये सब में से आपको नहीं ध्यान रहेगा, लगेगा कि ये याद नहीं हो सकता है, लेकिन आपका 3 4 5 बार अगर आप एक ही चीज़ को पढ़ जाओ ना तो वो धीरे धीरे जो है दिमाग में छप जाता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक ये लाइन है, इस पर एक बार और आप लाइन ड्रॉ कर दो, फिर एक बार ड्रॉ कर दो, फिर एक बार ड्रॉ कर दो, फिर एक बार, फिर एक बार, तो इसको मिटाओगे ना तो ये जल्दी नहीं मिटेगा। तो वही बात है, बहुत जगह जो है आपको आँख मूंद करके याद भी किया जाता है। ठीक है जी। तो क्लासेस बिलोंगिंग टू सेम एरे आर सेड टू बी सब ऑर्डिनेटेड क्लास। अब देखो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 1965 में पब्लिश हुआ था इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स हैव नो कैनोनिकल क्लासेस, तो एल मेडिसिन। हु इन्वेंटेड पॉप्सी। देखो पॉप्सी का क्या फुल फॉर्म है, पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। तो वो इंडेक्सिंग का टाइप है। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कौन आया था, जैसे मान लो चेन इंडेक्सिंग आया था, उसके बाद आया था प्रेसिस आया था, फिर पॉप्सी आया था, फिर KWIC आया था। तो वही पॉप्सी वहाँ वाला है। ये आपका इंडेक्सिंग का जो है टाइप्स है। तो पॉप्सी जो है पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो गणेश भट्टाचार्य। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे चेन इंडेक्सिंग SR रंगनाथन किए थे, वैसे ही पॉप्सी जो है पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। ये फुल फॉर्म आप याद कर लो, पोस्टुलेट बेस्ड सब परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, गणेश भट्टाचार्य। अब देखो द मेन क्लास इज जो हुआ, मेन क्लास इज B मैथमेटिक्स टू M यूजफुल आर द सब डिविजन्स ऑफ विच बोर्ड ऑफ विच बोर्ड क्लास ऑफ CC, तो नेचुरल साइंस में आता है। अब देखो ये मैंने पहले ही बताया है, इम्पॉर्टेंट है बहुत। पॉल ऑटलेट और हेनरी फॉन्टेन जो है वो UDC से रिलेटेड है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब देखो इन क्लास नंबर ये हो गया विच मेथड इतना इज ऑब्टेन, तो सुपर इम्पोजिशन याद कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। देखो मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, तो मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स जो है सब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं कोई उसके बारे में है। तो ये SR रंगनाथन जी का ही दिया गया है, जो हमारे इंडियन लाइब्रेरी के माई बाप हैं मानतो। तो द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स स्टडीड हाउ न्यू सब्जेक्ट्स आर फॉर्म, जो मैंने बताया इन द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो है, जैसे मान लो कि ज्योग्राफी हुआ, तो ज्योग्राफी सीधे एक सब्जेक्ट नहीं बन गया होगा ना कि चलो ज्योग्राफी बन गया। पहले एक मान लो कि फिलॉसफी बना, वो डिवाइड हुआ, उससे साइंस हुआ, साइंस से डिवाइड हुआ, डिवाइड होते 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 मतलब किसी भी क्षेत्र में देखोगे कि जब ज़्यादा डेटा हो जाता है, इंफॉर्मेशन हो जाता है उसमें, तो उसको अलग कर दिया जाता है, तो वो सब्जेक्ट ही अलग बना दिया जाता है। तो वही SR रंगनाथन का जो है उन्होंने 4 टाइप्स दिया है। जैसे डिसेक्शन, कोई सब्जेक्ट को तोड़ दिया गया, ऐसे ऐसे लूज असेंबलेज हो गया, लैमिनेशन हो गया, डेन्यूडेशन हो गया। ये 4 टाइप्स हैं सब्जेक्ट्स फॉर्मेशन के, SR रंगनाथन द्वारा दिया गया। कभी कभी ये भी पूछता है कि SR रंगनाथन जो है सब्जेक्ट फॉर्मेशन के कितने टाइप्स दिए हैं, तो ये 4 टाइप्स हैं, जिसमें डिसेक्शन, डेन्यूडेशन, लैमिनेशन और लूज असेंबलेज। अब देखो M गोपीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, M गोपीनाथ एंड S सीराथना, यह है सीतारामा। फर्दर ब्रॉडेंड जो है, इसको और ज़्यादा ब्रॉडेंड कर दिया है, 4 में था। फिजन, फ्यूजन, डिस्टिलेशन, लैमिनेशन, एग्लोमेरेशन, लूज असेंबलेज और क्लस्टर। देखो ये सारा जो है ना MLIS वगैरह का बुक देखोगे तो वो सब अलग अलग
ये एक्सप्लेन किया गया है कि फ्यूजन क्या है, जहाँ पे कोई तो बड़ा सब्जेक्ट है तो कोई इसका जैसे अगर कोई एक टॉपिक है या कोई एरिया है वो इंक्रीज होते गया तो तोड़ दिया गया, मान लो कि फ्यूजन हो गया उसका। वैसे ही फ्यूजन है, दो को जोड़ दिया गया। डिस्टिलेशन हो गया, किसी सब्जेक्ट में से डिस्टिल किया गया कोई चीज़। फिर लैमिनेशन, एग्लोमरेशन, वैसे ही ये सब जो है लूज असेंबलेज, लूजली मतलब असेंबल कर दिया गया है ना। तो लूजली असेंबल तब किया जाता है जब दोनों का ज़्यादा कुछ मिलता जुलता नहीं रहता है, फिर भी एक साथ कर दिया जाता है। फिर क्लस्टर, तो ये सब जो है आप जो है सब्जेक्ट फॉर्मेशन जो पढ़ोगे उसमें अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं। तो इसके मैं लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लाने वाला हूँ, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, द ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ डिजिट डेल्टा लाइज बिटवीन विच मेन क्लास है, तो यूजफुल आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स। इन द शेड्यूल ऑफ 5 हिस्ट्री व्हाट इज वी या 5:9, तो होस्ट क्लास कहते हैं। अब देखो, पॉप्सी का मैंने पहले डिफाइन किया था, पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग इज अ पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम में आता है। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम का पार्ट है ये भी इम्पॉर्टेंट है, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। अब देखो, इन द शेड्यूल ऑफ मेन क्लास 2 लाइब्रेरी साइंस वेयर एम मैटर फैसेट इज टेकन द सेम शेड्यूल। देखो, प्रेसिस जो था, अब देखो इसका तो आपने देख लिया कि क्या फुल फॉर्म है पॉप्सी का, पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। अब देखो, प्रेसिस जो है प्रिजर्व्ड कंटेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन। इसका फुल फॉर्म जो है प्रिजर्व्ड कंटेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम को प्रेसिस कहते हैं। अब देखो, कॉमन फैसेट इन मेन क्लास ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी, तो ये प्रॉब्लम फैसेट। अब देखो, व्हाट डज P2 रिप्रेजेंट इन CC, सेकेंड लेवल पर्सनैलिटी। देखो, विच मेन क्लास डिवाइड्स ऑल मेन क्लासेज ऑफ द शेड्यूल ऑफ द CC इनटू 2 पार्ट्स, डेल्टा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिसिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन एंड डिजिट्स हैव बीन यूज्ड इन UDC, तो 23 रोमन कैपिटल्स, 26 रोमन स्मॉल्स, 10 अरेबिक न्यूमरल्स एंड डेल्टा। ये जो है आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है उसमें यूज होता है। 23 जो है रोमन लेटर कैपिटल में यूज किया जाएगा, 26 रोमन लेटर स्मॉल में यूज किया जाएगा, 10 अरेबिक जैसे न्यूमरल्स यूज कर सकते हो एंड डेल्टा यूज किया जाता है। What name was given by Ranganathan to the rule which is used in the context of first order division of the major disciplines such as classification, cataloging, book selection etc. तो एक कैनन्स, जैसे आपने पढ़ा होगा कैनन्स ऑफ जैसे क्लासिफिकेशन, तो वो उसके बारे में कहा जा रहा है। नेम गिवन बाय रंगनाथन टू द रूल विच इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिवीजन ऑफ द मेजर डिसिप्लिन। समझे, तो कोई मेजर डिसिप्लिन है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डिवीजन किया जाए तो उसे कैनन्स में लाएंगे आप। अब देखो, KWIC मैंने बताया था, जैसे पॉप्सी था, फिर आपका प्रेसिस था, जैसे प्रेसिस पहले आया था, फिर पॉप्सी, फिर उसके बाद लास्ट में KWIC था। तो KWIC का क्या फुल फॉर्म हो गया, की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग टेक्निक बेस्ड ऑन टाइटल। देखो, इसमें की वर्ड देखा जाता है जो कि डिफाइन कर सके इंडेक्सिंग में। ठीक है जी, तो ये इंडेक्सिंग टेक्निक में कोई मान लो कि कीवर्ड से आपको डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कोई प्लांट्स पे ओल्ड बुक है इंडिया का, तो वो आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा जो है कीवर्ड जो है वो बहुत चीज़ को डिफाइन कर दिया ना बुक के बारे में। अब देखो, हु सेड दैट कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स विच इज अरेंज्ड ऑन सम डेफिनिट प्लान, तो CA कटर। ये इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट्स पूछा जाता है। हु सेड दैट कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स विच इज अरेंज्ड ऑन सम डेफिनिट प्लान, तो CA कटर। अब देखो, मीनिंग ऑफ कैनन रिगार्डिंग कैटलॉगिंग, तो एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक रूल्स ऑफ कैटलॉगिंग। मीनिंग ऑफ कैनन्स मतलब हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रूल्स टू कैटलॉग। अब देखो, हाउ रंगनाथन हैज सक्सीडेड इन मेकिंग कैटलॉगिंग अ साइंस, कैसे, तो बाई इस्टेब्लिशिंग नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स एंड कैनन्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इट मे साउंड लाइक कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, बट ट्रस्ट में ये इम्पॉर्टेंट है।
तो रंगनाथन जो है देखो, पहले जो था ना, लाइब्रेरियन को जो है उतनी इज्जत नहीं थी। अभी भी समाज में है, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो सबको ज़्यादा इज्जत मिलता है, लेकिन लाइब्रेरियंस को उतनी इज्जत नहीं है। तो एस आर रंगनाथन जी का ये एम था ना कि सब चीज़ को जो है ना वो साइंस से रिलेट कर दिया जाए, कि इसका भी जो है एक तो इज्जत बढ़ेगा, और उसके बाद साइंस से कोई भी चीज़ का रिलेट किया जाए ना, साइंटिफिकली किसी चीज़ को डिफ़ाइन किया जाए, तो उसके प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। प्रिंसिपल्स जहाँ पे बन जाएंगे तो उसके बाद जो है आपको वो साइंटिफिकली प्रिंसिपल्स समझने में आसान होगा। जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह है, ये सब में आप देखते होगे। देखो, तो हाउ रंगनाथन हैड सक्सीडेड इन मेकिंग कैटलॉगिंग अ साइंस बाय इस्टेब्लिशिंग नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स एंड कैनन्स, जैसे कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह था, है ना। अब देखो, हुज नेम इज रिलेटेड टू साइंस साइटेशन इंडेक्स, तो ये यूजीन गारफील्ड मैंने पहले भी बताया है, जिसको ई गारफील्ड भी कहते हैं। साइंस साइटेशन इंडेक्स से इनका रिलेशन है। टू व्हाट सिमोर लुबेस्की इज रिलेटेड टू हिज कंट्रीब्यूशन, तो सिमोर लुबेस्की इज रिलेटेड टू हिज कंट्रीब्यूशन, तो ये कैटलॉगिंग में कंट्रीब्यूट किए हैं। अब देखो, साइटेशन इज द आउटलाइन होस्ट सर्विस ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, याद कर लो, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स जो है, सो साइटेशन इज द ऑनलाइन होस्ट सर्विस जो है, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो, मिस मार्गरेट मैन इज मेनली रिलेटेड विथ कैटलॉगिंग, तो दो आपको नाम इंपॉर्टेंट आ गया कैटलॉगिंग से रिलेटेड, सेमोर लुबेट्स्की और मिस मार्लेट मन। अब देखो, AACR का क्या फुल फॉर्म होता है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, तो ये कैटलॉगिंग रूल्स जो है उसके अनुसार जो है कैटलॉगिंग किया जाता है। तो जैसे AACR 1 था, AACR 2 हुआ, तो ये सारा जो है कैटलॉगिंग रूल्स है। तो AACR का फुल फॉर्म आप ज़रूर याद कर लेना, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। देखो, अब डिवाइजर ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम कोड, ए पानीजी, ये याद कर लो, डिवाइजर ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम कोड, तो ए पानीजी। देखो, इतना ज़्यादा डिटेल में जो है ना, इतने अच्छे से आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नोट्स बना के अगर कोई देगा तो वो आपको जो है पक्का पे वॉल के अंदर देगा, जो आप दूसरे चैनल्स पर देख सकते हो। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप ध्यान से पढ़ो, है ना, और बार बार अगर देखोगे तो याद हो जाएगा। अभी लग रहा होगा कि सारा नया टर्म है, नहीं तो आप अगर BLIS MLIS अच्छे से किए होगे, जो कि मुझे डाउट है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस को कोई लोग सीरियस लेते नहीं है। एग्ज़ाम के समय बस गेस्ट नोट्स और ये सब जो है पढ़ के चले जाते हैं, और उसके बाद जो है बुक्स पढ़ते नहीं हैं, और जब UGC का एग्ज़ाम देते हैं तो कहते हैं कि ये सारे टर्म्स न्यू हैं। तो इसलिए मैं जो है ये टर्म्स भी आपको याद करा रहा हूँ एम्फेसाइज करके, कि आपको कुछ भी नया ना लगे वैसे। तो डिवाइजर ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम कोड, तो ए पानीजी थे। अब हाउ मेनी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स आर फॉर्मुलेटेड बाय रंगनाथन रिगार्डिंग कैटलॉगिंग, तो 9। तो क्या था रंगनाथन का एक कंट्रीब्यूशन जो था, कैनन्स और नॉर्मेटिव प्रिंसिपल। तो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल रिगार्डिंग कैटलॉगिंग कितना है, तो 9। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग suggesting that new additions must be classified and cataloged according to new pattern, तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस कहते हैं इसे। अब देखो, लास्ट कैनन फॉर्मुलेटेड बाय रंगनाथन है कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस जो है, प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग सजेस्टिंग दैट न्यू एडिशंस मस्ट बी क्लासिफाइड एंड कैटलॉग्ड अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उस हिसाब से। तो वो लास्ट कैनन्स हो गया कैनन्स ऑफ रिकॉल वैल्यू, ऐसा रंगनाथन का जो है। अब मोस्ट ऑफ द सैक्रेड बुक्स, ओल्ड बुक्स एंड मेडिवल बुक्स कम्स अंडर
एनोनिमस वर्क्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये याद कर लो आप। मोस्ट ऑफ द सैक्रेड बुक्स जो हो गए हैं, आपको पता है सैक्रेड बुक्स में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब आता है। ओल्ड बुक्स हो गए हैं जैसे आयुर्वेदा वगैरह। फिर मेडाइवल बुक्स हो गए हैं, जो भी मेडाइवल के समय के बुक्स थे वो एनोनिमस वर्क्स के अंदर आते हैं, क्योंकि उनका एग्जैक्ट नहीं पता है कि किसने लिखा है। वो ऐसा भी हो सकता है कि लिखा गया ऐड होते गया 100 साल में, और ऐड होते होते उतना बड़ा आयुर्वेदा बन गया। अब देखो मार्क का फुल फॉर्म देख लो। मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग जो मैंने बताया था कंप्यूटर के आने के बाद जो ये हुआ था, वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1966 बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ है? तो ये वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। ठीक है जी। 1966 में मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग जो है स्टार्ट किया गया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा 1966 में, याद कर लो आप। मार्क। अब विच टर्म वाज फर्स्ट यूज बाय रंगनाथन फॉर कैटलॉगिंग? तो प्री नेटल कैटलॉगिंग जो है, ये टर्म जो है रंगनाथन जी द्वारा यूज किया गया था, प्री नेटल कैटलॉगिंग। अब देखो हु डिवाइस्ड क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ट्रिपल CP क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, तो ऐसा रंगनाथन जो है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड डिफाइन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग प्रोपाउंडेड बाय रंगनाथन? लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है ये है। अब देखो वैसे ही जो क्वेश्चन था यहाँ पे, रुको, लास्ट कैनन फॉर्मुलेटेड बाय रंगनाथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनन्स ऑफ रिकॉल वैल्यू। और वैसे ही जो है फर्स्ट नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग प्रोवाइडेड बाय रंगनाथन, तो लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब देखो हु हैज़ रिटन द बुक हिस्ट्री ऑफ कैटलॉगिंग एंड कैटलॉगिंग मेथड्स? तो DM नॉरिस। DM नॉरिस लिखे हैं हिस्ट्री ऑफ कैटलॉगिंग एंड कैटलॉगिंग मेथड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DM नॉरिस हिस्ट्री ऑफ कैटलॉगिंग एंड कैटलॉगिंग मेथड्स। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, इसके बाद भी मैं लेक्चर्स लाऊंगा। अभी कम से कम आपका 5-6 लेक्चर या 7 लेक्चर और आएंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसी टाइप के 1 लाइनर्स क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, इस टाइप के, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आप जो है चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और हमारे जो है बेल आइकन दबाने के बाद जो है सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और उसके बाद कमेंट में आप हमसे कुछ पूछ सकते हैं, आपको कुछ पूछना हो तो। और जो फ्रेंड्स को जो है शेयर करें, जिससे जो है नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। थैंक यू। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो और लाऊंगा, तो इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।